गुनाकर मूल्य द्वारा लिखा गया पाठ है नागरी लिपि। नागरी लिपि पढ़ना है कि नागरी लिपि का नाम नागरी लिपि क्यों रखा गया और नागरी लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, इसकी जीवनी, इसकी कहानी जानना है। इसके जानने से पहले गुनाकर मूल्य की जीवनी जानते हैं। गुनाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में 1935 में इसका जन्म हुआ। उनके प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई की, फिर वे वर्धा चले गए और वहां उन्हें 2 वर्ष तक नौकरी की, साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की गणित विषय से, और 2009 में मूल्य जी का निधन हो गया हाल ही में। गुनाकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। वे गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषय से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों और 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। 2500 से अधिक लेख और 30 पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियां के नाम है अक्षरों की कहानी, किताब का नाम है वह जो लिखे अक्षरों की कहानी। उसके बाद है भारत इतिहास और संस्कृति। तीसरा है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूरज, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि बहुत सारे किताब इन्होंने लिखे। गुनाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः सभी प्रमुख लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। किस पुस्तक में? तो अक्षर कथा में। कह रहा यह पाठ जो नागरी लिपि चैप्टर लिया है, जो देवनागरी लिपि, जिस लिपि में 3 भाषा मुख्य रूप से लिखे जाते हैं, हिंदी, नेपाली और मराठी, इसके बारे में यह सारांशतः कह रहे हैं कि यह प्रस्तुत निबंध गुनाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। यह पाठ नागरी लिपि पाठ जो लिया गया है गोधूली भाग 2 वर्ग दशम में, यह भारतीय लिपियों की कहानी गुनाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक से लिया गया है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी की ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है कि इसका इतिहास कैसे इसका नाम देवनागरी पड़ा, ये जानना है। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंधों को बोझिल नहीं होने दिया और सदा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासा जगाने की कोशिश की है। तो नागरी लिपि के बारे में अतीत की कहानी जानना है कि नागरी लिपि इसका पाठ कैसे नाम पड़ा और नागरी लिपि, हमारे लिपि का नाम नागरी लिपि या देवनागरी कैसे पड़ा। कह रहा है जिस लिपि में यह लेख छपा है, यह लिपि भी देवनागरी या नागरी लिपि में कहते हैं। करीब 200 वर्ष पहले पहली बार लिपि के टाइपिंग बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में अस्थिरता आ गई। तो करीब कितने वर्ष पहले लिपि का यानी छपाई करना शुरू हो गया? तो 200 वर्ष पहले। ये भी क्वेश्चन पूछता है भैया है। करीब 200 वर्ष पहले लिपि का टाइपिंग शुरू हुआ, पुस्तक छपने लगा।
हिंदी तथा इसके विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी हो गया, हिंदी के बोली जैसे मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की लिपि, जिसको खसकरा कहते हैं नेपाली, या नेवारी भाषाएं भी इसी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर है, हमने देखा है इसको ये कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृतिक भाषा में यह ध्वनि थी और इसलिए अनेक अभिलेख अक्षर मिलते हैं जो देवनागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। करा है दक्षिण भारत की लिपि वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती है। दक्षिण भारत की जो लिपि है वह वर्तमान जो नागरी लिपि है इससे थोड़ा और कुछ काफ़ी भिन्न दिखाई देता है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज जो कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ, तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़, ये सब जो भाषा है ये भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। अर्थात जिस तरह से देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकली है, ठीक उसी तरह से ब्राह्मी लिपि से ही मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा भी निकले हैं। करा प्राचीन ये सब ब्राह्मी लिपि से निकले हैं। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियाँ लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था, पोथी लिखने के लिए। दरअसल नागरी लिपि के अक्षर आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख किधर से, कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि देवनागरी कहलाती थी। कोकण के शिलाहार, मनखेट के, राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव, विजयनगर के शासकों लेख देवनागरी लिपि में मिले हैं। अर्थात कोकण के शिलाहार राजा, मनखेट के, राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासक, ये सब के जो लेख हैं देवनागरी लिपि में मिले हैं। पहल विजयनगर के राजा के लेख की लिपि को ही देवनागरी नाम दिया गया। सबसे पहले देवनागरी नाम दिया गया है विजयनगर के राजा के लेख को पहल। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। राजा राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर राजाओं ने 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिले हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में मिले हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। करा है सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में मिले हैं। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु विजय बाहु 12वीं सदी में शासकों के सिक्के पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलती हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी, जो 11वीं सदी के पूर्वार्ध में शुरू में इसके लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्के पर भी, महमूद गजनवी के द्वारा जो ढाले गए चांदी के सिक्के थे उस पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। इस सिक्के पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। और क्या लिखा है? अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नृपति महमूद। ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे मोहम्मद गजनवी के द्वारा, जिस पर संस्कृत अर्थात देवनागरी लिपि में लिखे गए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोर राजाओं के सिक्के पर भी नागरी लिपि के लेख लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। महमूद गजनवी के बाद के मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्के पर नागरी शब्द खुदवाए हैं।
बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित था। अर्थात अकबर के सिक्के पर राम सिया शब्द अंकित था और उसका चित्र भी अंकित था। उत्तर भारत में मेवाड़ के गोहिल, संभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहडवाल, काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजक, भुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख भी नागरी लिपि में ही प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। कह रहा है उपर्युक्त जानकारी से हमें स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। क्वेश्चन पूछेगा कि देवनागरी लिपि हमारे देश में किस समय सार्वदेशिक लिपि थी, तो 8वीं सदी में, 8वीं एवं 9वीं सदी में यह देवनागरी लिपि सार्वदेशिक लिपि के तहत काम करती थी। हम बता चुके कि दक्षिण भारत से नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी से। दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलना शुरू करता है और उत्तर भारत में 9वीं सदी से। इस तरह से नागरी नाम की उत्पत्ति, इसके अर्थ के बारे में विद्वान के बड़ा मतभेद है कि इसका लिपि का नाम नागरी लिपि या देवनागरी नाम क्यों पड़ा। एक मत बताता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसीलिए इसका नाम नागरी पड़ा। लेकिन इस मत का स्वीकार नहीं किया गया, इस पर भी अड़चन आए। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, किंतु काशी नगरी को देवनगरी कहा गया, इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। स्पष्टतः यह एक संकुचित मत है, लेकिन अलबरूनी ने अपने ग्रंथ जो 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी का नाम अस्तित्व में आ चुका था। 1000 ईस्वी के आसपास यह नाम अस्तित्व में आ चुका था, जिसमें अलबरूनी ने अपनी किताब में लिखे हैं। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पादतांडितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र नामक नगर को पटना को नगर कहते हैं। अतः नागर यानी नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था और देवनगर की लिपि को होने के कारण उत्तर भारत के प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम भी दिया गया होगा। लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ, हम सप्रमाण नहीं बता सकते हैं यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। ईसा के 14वीं सदी 15वीं सदी के विजयनगर के शासक ने 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की जो लिपि को नंदी नागरी कहा। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासन काल में ही पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक सभ्यता निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। यह वैदिक साहित्य नागरी लिपि में ही लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर आधुनिक नादेर की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। लेकिन हमें यह नामकरण में झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। करा ईसा की 8वीं और 11वीं सदी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि को हम पूरा देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है। बाद में 13वीं सदी में इस्लाम शासकों का शासन आरंभ होता है
होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत संप्रदाय एक व्यापक नाम मिलता है। हिंदू समाज और हिंदू धर्म में नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद, हिंदी के आदि कवि, ये भी पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि है और उसमें भी वर्णन है मिली है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल के बहुत सारे हस्तलिपियां मिली है। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन, लेकिन इन भाषाओं से लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत की नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख में हमें विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश के से ही मिलते हैं। दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामांग दान पत्र जो 754 ईस्वी है उसमें मिला है। नागरी लिपि के लेख दंती दुर्ग का में सबसे प्राचीन लेख, दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली। राष्ट्रकूट शासन की नींव दंती दुर्ग ने डाली और उसी के समय 754 ईस्वी में नागरी लिपि के प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट शासन में मिला है। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खाना देश विदर्भ से में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उनका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासन काल में एलोरा प्राचीन एलापुर बेरुल में अनुपम कैलाश मंदिर का पहाड़ को काट करके बनाया गया है। ये कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में कृष्ण के ही समय में बनाया गया। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। अमोघ वर्ष के ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मानेखेट यानी मालखेर की नींव डाली। अमोघ वर्ष के शासन काल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य जो 850 ईस्वी में गणित सार संग्रह की रचना की। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गणित सार संग्रह की रचना किसने किया? महावीराचार्य ने किया। और कब किया? ये 8वीं सदी के 850 ईस्वी के लमसम में किया। इसी की 8वीं सदी के पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहार का राज्य स्थापित हो गया। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सातारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया। कहा जाता है कि इसी अक्षी कुलाबा जिला के शिलाहार शासक किसी देव प्रथम का एक शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला है जो संस्कृत मराठी भाषा में है। ये शिलालेख जो 1012 में मिला है शिलाहार शासक के केसी देव के, ये संस्कृत और मराठी भाषा में मिले हैं। इनके लिपि भी नागरी लिपि है, परंतु देवे आगर रत्नागिरी जिला ताम्रपट्ट पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का आद्य लेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपट्ट 1060 ईस्वी का है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला जो जैन धर्म का तीर्थस्थल माना जाता है, तीर्थस्थल है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य अपना भूखे रहते हुए उपवास करते हुए शरीर का त्याग किया। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषा और लिपि के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगराज सुताले करवीयले, श्री गंगराजा के परकोटा बनवाया। अनेक बहुत कुछ यहाँ पर मिले हैं करा है। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है और उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा उत्तर भारत के राजाओं के किस राजा के लेख जो है नागरी लिपि में मिले हैं? तो गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेख नागरी लिपि में मिलना शुरू हुआ। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर
प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 840 से 881 ईस्वी तक की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस राजा के वंशवारा और बेतम्मा दानपत्र क्रमशः कोकन विजय पर्व के अवसर पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के समीप दानपत्र 1020 ईस्वी का है। और इस करा हमने उन्हीं आरंभिक नगरी लेखों की संक्षिप्त रूप से चर्चा किए हैं। और 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी लिपि लिखे, जैसे अकबर इत्यादि। तो नागरी लिपि के बारे में जानें कि नागरी लिपि का नाम नागरी लिपि क्यों पड़ा, देवनागरी लिपि में लमसम कौन कौन भाषा बोले जाते हैं, कौन लिपि सबसे प्राचीन है। तो देवनागरी लिपि हमारी सबसे प्राचीन है, जो 200 वर्ष पहले लिपि का लिखित बद्ध पद्धति शुरू हुआ।